चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने सिर्फ F6 की पहली क्लास से। अल्टीमेट पर्पस जो हमारी आज की क्लास का है, मैं आपसे सारे पास्ट पेपर्स डिस्कस करूंगा, कुछ टेक्निक्स आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि और आपके सारे सवालात को आंसर भी करूंगा। ठीक है, सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट ही होगी, आपसे रिक्वेस्ट ही होगी कि जो अभी स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट में आपसे बात करने जा रहा हूँ ना, उसको अगर आपने समझ लिया, ठीक है, उसके बाद मैं पेपर को डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी गलती आइडेंटिफाई होंगी और आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी कि यार क्यों मैं इस सब्जेक्ट में नॉर्मली फेल हो रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ 2 चीज़ों को, सिर्फ अगर ये 2 चीज़ें आप कर लेंगे ना मेरे सामने, सिर्फ ये 2 चीज़ें देखें, एक बच्चा फेल हो क्यों रहा है। एक सबसे बड़ा जो मसला है ना, सबसे बड़ा मसला हमारे पार्ट पे, स्टूडेंट्स के पार्ट पे, और ये सबसे बड़ा मसला क्या है, ये सबसे बड़ा मसला हमारे पास यहाँ पे है कि हमारी कोई डिसिप्लिन अप्रोच नहीं है। सही है, हमारी कोई भी कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन अप्रोच नहीं है। दिन में 18 घंटे पढ़ने से पेपर पास नहीं होगा, महीने में 18 घंटे पढ़ो, लेकिन एक प्रॉपर माइंडसेट से पढ़ो, एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ो। आप समझने की कोशिश करो कि अगर आप एक 30 मिनट का या 45 मिनट का लेक्चर ले रहे हो तो इससे क्या हासिल किया। 30-45 मिनट में मोबाइल भी यूज़ हो रहा है, 30-45 मिनट में लोगों को जवाब भी दिया जा रहा है, 30-45 मिनट में दूसरे साथ साथ काम भी हो रहा है, उस कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं जा रहा है, तो आप यकीन करें यार, आप कुछ भी कर लें, आप पेपर पास नहीं कर सकेंगे। मैं आपको 2 से 3 अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ बच्चों। आपको पता है ICAEW की पाथवे मेंबरशिप है, आपको आइडिया है उसका कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप ICAEW की पाथवे मेंबरशिप के लिए एक 2-3 सवालात के आंसर दें और जहां वो आप 2-3 सवालात के आंसर देंगे तो वो उसको असेस करेंगे और आपको ICAEW की मेंबरशिप दे देंगे। आइडिया है इस चीज़ का? अच्छा, उसमें होता क्या है, उसमें होता है कि आपने रजिस्टर करवाना होता है, रजिस्टर करवाने के बाद क्वेश्चन पेपर पहले से ही मौजूद है। सही है, क्वेश्चन पेपर मौजूद है और वो आपसे कहता है कि जी आप बताएं आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कि स्केप्टिसिज्म अप्लाई करा हो, आप बताएं आपने कोई एनालिटिकल थिंकिंग अप्लाई करी हो, आप बताएं कि आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करी हो, आप बताएं कि कोई एथिकल रिक्वायरमेंट आपके सामने आई हो। ये सारे सवाल ऑडिट के ना, मैं आपको अपना बताऊं, आप कहेंगे मैं ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा, मैं उसमें फेल हो गया। सही है, मेरे 49 मार्क्स आए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं 16 साल फर्म में काम कर चुका हूँ, मैं आधी दुनिया में काम कर चुका हूँ, आधे कॉन्टिनेंट्स में काम कर चुका हूँ और मैं उस मेंबरशिप में मैं फेल हो गया। ठीक है, क्या रीज़न था? रीज़न मेरी काबिलियत पे था? नहीं, शायद मेरी काबिलियत पे नहीं था। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि मैंने उसको 2 घंटे या 1 घंटे में करने की कोशिश करी, ना सवाल सही से रीड करा, ना कुछ करा, और मैं बैठ के आंसर लिख के मैंने सबमिट करा दिया और आखिरी दिन सबमिट कराया। ठीक है, हर चीज़ प्यारे बच्चों एक डिसिप्लिन मांगती है। सही है, हर चीज़ थोड़ी सी सेक्रीफाइसेस मांगती है, हर चीज़ एक पीस ऑफ माइंड मांगती है। अगर आप एक काम कर रहे हैं तो एक वक्त में एक काम कर रहे हैं। सही है, अगर आप 4-5 काम एक साथ कर रहे हैं तो यार ये चीज़ अगर आप करेंगे ना, इस बार अगर आप लेक्चर देखें, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी, या अगर आप लेक्चर देख रहे हैं मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि एक माइंडसेट के साथ पढ़ने की कोशिश करें। दिन में भले एक लेक्चर लें, लेकिन क्लियर हो कि यार ये मैंने लेक्चर लिया है, इसमें ये मैंने अचीव करा है, ये चीज़ें मेरी है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? सेकंड चीज़ जो बच्चा फेल हो रहा है, सेकंड चीज़ जो बच्चा फेल हो रहा है वो इस वजह से फेल हो रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है ना ऑडिट, इसमें 3-4 रीज़न है, इसमें 3-4 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है हमारे पास कोर्स कवरेज का। दूसरा सबसे बड़ा हमारा मसला है किबले का, हमारा किबला ही गलत है। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है हमारे पास, इस सब्जेक्ट में लिंकिंग बड़ी ख़तरनाक है। चौथा सबसे बड़ा मसला है हमारे पास कि अगर स्टूडेंट्स की लॉजिक आपको क्लियर नहीं है तो आप पास नहीं कर सकते। पाँचवा सबसे बड़ा मसला जो है वो ड्राफ्टिंग का है। ड्राफ्टिंग में आपके पास ओपन बुक भी आ जाता है, कैसे किताब को रेफ़र करना है वो भी आ जाता है। क्या ये बातें समझ आती हैं? ये कुछ इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ये कुछ इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपोजर ना भी हो, आपके पास कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आपके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो। ये बातें समझ आती हैं? इसके अलावा कोई और रीजंस आपको लगता है कि यार आप फेल हुए? टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है, पेपर में पैनिक कर जाता है। पैनिक का मतलब है आपका किबला सही नहीं है, और टाइम मैनेजमेंट का मतलब मसला ये है कि आपकी ड्राफ्टिंग और लिंकिंग अच्छी नहीं है। प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ आंसर ड्राफ्टिंग में आ जाता है मेरे पास, पूरी बात लिख नहीं पाते, कॉन्सेप्ट को ट्रांसफर नहीं कर पाते। कॉन्सेप्ट को ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज आपको स्टैंडर्ड्स की लिंकिंग नहीं पता होती, आपको स्टैंडर्ड की लॉजिक नहीं पता होती, और आपका किबला सही नहीं होता। सही, आपका किबला सही नहीं होता, लिंकिंग का इशू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अच्छा, ये जितने भी रीजंस आपने मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताएं, ये जितने भी रीजंस आपने मुझे बताएं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं यही रीजंस हैं। और ये सारी की सारी रीजन मैं एक एक करके आपके साथ अभी इंशाल्लाह पास्ट पेपर डिस्कस करते हुए, क्वेश्चन पिक नहीं होता तो लॉजिक का मसला है आपका। ठीक है, और मैं आपके साथ एक काम ये कर सकते हो, डिसिप्लिन थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हो, इतना काम कर सकते हो कि डिसिप्लिन मेंटेन कर लें। सही है, और डिसिप्लिन का पहला स्टेप ये है कि अभी जो मैं आपके साथ सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का सेशन लूंगा, जिसमें पूरा पास्ट पेपर डिस्कस करूंगा, और सिर्फ आंसर्स डिस्कस नहीं करूंगा, आपकी अप्रोच डिस्कस करूंगा, ये सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर आपने ये 1.5 घंटा डिसिप्लिन के साथ, बगैर किसी
डिस्ट्रैक्शन के इसको अगर सुन लिया, अच्छे से समझ लिया, जो बात समझाने की कोशिश करूंगा मैं 1.5 घंटे में, उसको समझने की कोशिश कर ली, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आप 1.5 घंटे बाद बड़ी क्लैरिटी के साथ जाएंगे, बहुत ही एक पीस ऑफ माइंड के साथ जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार मैं इंशाल्लाह से टाइम पास कर लूँगा। अब मैंने जब लेक्चर्स देखने तो मुझे इस तरीके से फोकस करना है, इस माइंडसेट से फोकस करना है और ये सारी चीज़ें करनी है। क्या क्लियर है? अच्छा चले बच्चों, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन हो गया बेहतरीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 याद आ रहा है? Identify and explain the audit risk arising from the above scenario that the engagement team should consider when auditing the unconsolidated financial statement। सही है, मैं पूरा सवाल भी आपके साथ क्विकली पढ़ूंगा, मैं आंसर्स भी समझूंगा, मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करूंगा, मैं सारी A to Z चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा। बस आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होइएगा, डिसिप्लिन अप्रोच मेंटेन रखिएगा। सही है, सवाल ये आपसे कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द अबव सिनेरियो दैट द एंगेजमेंट टीम शुड कंसीडर व्हेन ऑडिटिंग द अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है, तो वो बात करता है अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अच्छा, मैं अगर आपको एक चीज़ कहूँ, चलो मैं थोड़ी देर लेक्चर के बाद आपको बताऊंगा ये चीज़, कि हम सवाल पढ़ते हैं। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ PHL फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। PHL इज अ रैपिडली ग्रोइंग प्रोवाइडर ऑफ लाइसेंस्ड एंड क्लाउड बेस्ड हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। Its platform is used by the hospitals and clinics to manage the electronic health records, facilitate the telehealth consultation, and perform data analytics on patients' outcome। फिर आपके पास कुछ नंबर्स दिए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपके पास कुछ नंबर्स दिए हैं। सही है, फिर आपको वो कहता है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सही है, इन अगस्त 2024 ड्यूरिंग द ईयर PHL एक्वायर्ड 100% शेयर्स इन मेडी एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर ₹2.24 बिलियन। The objective was to integrate the company's counterparty advanced predictive health algorithm into the company's AI-driven healthcare platform, which was launched in January 2025 C.2. However, the departure of the key developers shortly after the acquisition has hindered the effective integration of the company's technology with the PHL system। हाँ जी, क्या रिश्ता है इसमें? आपने एक कंपनी के 100% शेयर्स एक्वायर करें, आपने एक कंपनी के 100% शेयर्स एक्वायर करे और 100% शेयर्स एक्वायर करके आपने उसका, और पर्पस ये था कि जी उसका जो एक सिस्टम है वो मेरे सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट होगा, तो मैं तो बस तबाही मचा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। लेकिन जो की डेवलपर्स थे जो इन दोनों सिस्टम को आपस में इंटीग्रेट कर रहे थे, वो बंदे छोड़ के चले गए, और जब वो बंदे छोड़ के चले गए तो वो इफेक्टिव इंटीग्रेशन हो नहीं सकी। हाँ भाई, बहुत सिंपल सा पॉइंट था, बहुत आसान उसने मार्क्स दिए थे। इम्पेयरमेंट ऑफ अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, गुडविल वगैरह नहीं आएगी भाई, आपके स्टैंड अलोन में इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये शायद इम्पेयर्ड हो गई होगी। सही है, क्यों इम्पेयर्ड हुई होगी? बड़ी सिंपल से पॉइंट्स है कि डिपार्चर ऑफ की डेवलपर्स हो गया, जिसकी वजह से इफेक्टिव इंटीग्रेशन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो सिनर्जीज का इंपैक्ट आना था, मैंने उस कंपनी को एक्वायर इसलिए करा था ताकि 2 + 2 5 हो जाए, वो सिनर्जीज का इंपैक्ट नहीं आया। प्लस प्राइवेट कंपनी जो है, चूंकि ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है मेरे बच्चों, ये प्राइवेट कंपनी है, तो इस कंपनी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने में ज्यादा एस्टिमेट्स एंड जजमेंट इन्वॉल्व हो रहे होंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? मसला क्या होता है आपका मसला क्या होता है? आपका मसला ये होता है कि आपका किबला दुरुस्त नहीं होता। इस सवाल के अंदर जो आपको 3 या 4 मार्क्स मिलने थे, 4 में से 3 नंबर सवाल के अंदर ही मौजूद थे। 4 में से 3 नंबर सवाल के अंदर ही मौजूद थे मेरे बच्चों के। यहां तक बात समझ आ रही है? 4 में से 3, जब वो आपसे कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी ऑडिट रिस्क, तो आपने सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करना होता, बल्कि ये सवाल पहले 20 नंबर का आता था जब वो आपसे प्रोसीजर भी पूछ रहा होता था। सही है, इस बार वो आपसे पूछ रहा है कि भाई 20 नंबर में मुझे सिर्फ 5 से 6 या 8 रिस्क बता दो, लेकिन एक्सप्लेन भी करो। तो आपने जब एक्सप्लेन करना था तो आपने अपने आंसर में क्या पॉइंट लिखने थे? आपने अपने आंसर में सबसे की पॉइंट ये लिखना था कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्या ये आपकी लेवल 1 इन्वेस्टमेंट है? क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके पास एक्टिवली ट्रेड हो रही होती है? क्या इसकी वैल्यूएशन में मुश्किलात पेश आएंगी? डिपार्चर ऑफ की डेवलपर, क्या डिपार्चर ऑफ की डेवलपर की वजह से इफेक्टिव इंटीग्रेशन नहीं हो सकी एमएल की टेक्नोलॉजी में विद दी PHL सिस्टम? ये सवाल में लिखे हुए हैं। और अगर इंटीग्रेशन नहीं हो सकेगी तो थोड़ा सा सोचना था, इससे मसला क्या होगा? इससे मसला ये होगा कि जिस चीज़ के लिए मैंने उसको पैसे दिए और ज़्यादा पैसे दिए हैं, वो सिनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकूंगा मैं। रिस्क सबने आइडेंटिफाई करा होगा इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का, लेकिन जब उसको एक्सप्लेन करने की बात आती है, बच्चा यहाँ पे लैग कर जाता है।
यहाँ तक बात समझ आती है? पॉइंट्स अपने आइडेंटिफाई करा होगा, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, पॉइंट्स अपने इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का लिखा होगा, लेकिन जो सवाल के अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो रिस्क फैक्टर्स मेरे पास सवाल में मौजूद हैं, क्या उसको मैंने अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन करा था? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। थोड़ा सा मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूँ और जो बात मैंने करी है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आपने ना कुछ नोट करना है ना कुछ करना है, सिर्फ एक क्लियर माइंड से, एक ओपन माइंड से, डिसिप्लिन के साथ इस लेक्चर को अटेंड करना है। इन जनवरी 2025 PHL launched its AI-powered diagnostic module following a 2-year development period. PHL had a competitive advantage due to its access to a large volume of data from hospital and clinic hosted on its platform. Development cost amounting to rupees 8.36 billion were capitalized after technical feasibility and market potential were established. Although the module was successfully tested and completed by 31st December 2024, regulatory approval is still pending due to the product's innovative nature. एक इन्वेस्टमेंट कर ली, कैपिटलाइज भी कर लिया, एक प्रोडक्ट इंटेंजिबल ऐसे इंटरनली डेवलप भी कर लिया, लेकिन उससे अभी कुछ कमा नहीं सकता। इसलिए नहीं कमा सकता बिकॉज रेगुलेटरी अप्रूवल अभी पेंडिंग है। हाँ भाई, अगर रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिली तो ये जो इनटेंजिबल एसेट्स है, इसके इम्पेयरमेंट होने के खदशात हैं भाई। क्यों इम्पेयरमेंट होने के खदशात हैं? बिकॉज अगर नहीं मिली या देर से भी मिली तो आपने तो ये सोचा था भाई ये जो इंटेंजिबल एसेट है, AI ड्रिवन है, तो फुली आउटडेटेड हो जाता है, जल्दी आउटडेटेड हो जाता है। तो अगर 1 साल 2 कोविड-19 का वैक्सीन जब बनाया तो बहुत सी कंपनीज ने, बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग ने, बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बना लिया, लेकिन उनको रेगुलेटरी अप्रूवल ही नहीं मिली। और जब उनको रेगुलेटरी अप्रूवल मिली तब तक कोविड-19 खत्म हो चुका था। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये तो AI ड्रिवन चीज़ें हैं, सॉल्यूशन रिलेटेड चीज़ें हैं, ये तो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएंगी। इसकी तो मार्केट अगले 2-3 साल तक है। 1 साल डिले हो जाए, 1.5 साल डिले हो जाए, तो क्या इसके बेसिस पे आपको नहीं लगता ये जो इंटेंजिबल एसेट आप बना रहे हैं इम्पेयर्ड हो गया होगा? यहाँ तक बात समझ आती है? तो मेरे पास अगली चीज़ थी इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ये एग्जामिनर की थोड़ी सी आप एक अप्रोच समझने की कोशिश करिएगा, जो कि मैं हल्के हल्के आपके साथ डिस्कस करूंगा, बल्कि ईज ऑफ माइंड और पीस ऑफ माइंड से बस थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सही है? ऑन 25 मार्च 2025 PHL signed a contract with Life Care Hospital and Daud Hospital, each involving an upfront license fee of 1.2 billion for PHL's comprehensive hospital software solution. The full amount has been recognized as revenue. The contracts were offered at a 20% discount to help PHL improve liquidity. All future software updates will be sold separately. Smaller clinics that cannot afford the upfront cost are offered scalable cloud-based solution with monthly or annual billing option. हाँ भाई, हाँ बच्चों, क्या मसला है? जल्दी से जल्दी, छेती। अब असल चीज़ स्टार्ट हो रही है जिसकी वजह से बच्चा फेल हो रहा है। जल्दी से, रेवेन्यू रिकग्निशन का मसला है। क्यों मसला है रेवेन्यू रिकग्निशन का? थोड़ा सा बताओ। रेवेन्यू रिकग्निशन का मसला क्यों है भाई? जल्दी से बताओ। IFRS 15 की वजह से जबरदस्त। IFRS 15 को थोड़ा सा बताओ। ओवर द टाइम करना था, चलो। और परफॉर्मेंस, भाई एग्रीमेंट साइन होना अलग चीज है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का सेटिस्फाई होना अलग चीज है। डन हो गया? रिकग्निशन क्राइटेरिया आर नॉट मेट, डन हो गया? ऐसा ही है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन बच्चों मैं आपसे एक बात कहूँ, सुनिएगा मेरी बात प्लीज, समझने की कोशिश करेगा। जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ ना, जो बार बार आपसे कहता हूँ, अपना किबला थोड़ा सा किबला अपना है ना दुरुस्त करें, थोड़ा सा किबला दुरुस्त करें। ट्रांजैक्शन हुई कब है? 25 मार्च को। ईयर एंड क्या है भाई? 31 मार्च। क्या ये कट ऑफ का इशू लग रहा है आपको? यार कब ईयर एंड के आसपास एक मसला हुआ ना, एक रेवेन्यू आपने ईयर एंड के आसपास रिकॉग्नाइज करा है। एक ऐसे रेवेन्यू जो कि शायद अगले साल रिकॉर्ड होना चाहिए था, उसको आपने आज रिकॉर्ड कर दिया। ऐसा है? अच्छा, थोड़ा सा पीएनएल देखें, कितने का प्रॉफिट आ रहा है? अगर ये रेवेन्यू ना होता तो कंपनी लॉस में आ जाती वापस से। अच्छा, थोड़ा सा और देखें। To support expansion improves liquidity, PHL issued a 2.8 which includes option to convert equity. Furthermore, PHL plans to launch a right issue next year. हाँ भाई, किस चीज का मसला ये? Right issue next year, जल्दी से बता दें। Right issue next year. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मसला है, और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में या मैनेजमेंट ऑपरेटिव कंट्रोल में एक टेक्निक होती है कि आप अगले साल का रेवेन्यू इस साल रिकॉग्नाइज कर लो। क्या ये इन्फॉर्मेशन आपस में मिलती जुलती लग रही है मेरे बच्चों? जल्दी से बता दें, क्या ये इन्फॉर्मेशन आगे मिलती जुलती लग रही है आपको? बच्चों यहां किबला दुरुस्त करने की कोशिश करें। सवाल के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप छोड़ देते हैं, आप चले जाते हैं 20% की तरफ, आप चले जाते हैं अपफ्रंट लाइसेंस फी की तरफ, और जो मेन आपका किबला है उसको ही छोड़ देते हैं। यार आप, सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है कि आपने एग्रीमेंट साइन किया है, क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है? अच्छा, अगर आप देखें एग्रीमेंट साइन हुआ है, परफॉर्मेंस सेटिस्फाई हुई है नहीं भी पता नहीं, लेकिन एग्रीमेंट साइन होते ही मैनेजमेंट ने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया।
एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करें। अगर मैनेजमेंट, और ये सिर्फ ये एक वर्ड है IFRS 15 का, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मैनेजमेंट ने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा है, कब करा है? 25 मार्च को। एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करें, ये कौन सी डेट है? ये कौन सी डेट है? थोड़ा सा ऑडिटिंग टर्म में एक्सप्लेन करें, कट ऑफ की डेट है। और मैनेजमेंट का इस साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 900 मिलियन का, और अमाउंट एग्रीमेंट जो साइन करी और जो अमाउंट रिकॉग्नाइज करा है वो 1.2 बिलियन का करा है। ये कंपनी लॉस में आ जाएगी अगर ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। और इसके अलावा अगले साल राइट इशू करना है। जब राइट इशू करना है तो इक्विटी ज्यादा दिखानी होगी, शेयर कैपिटल ज्यादा दिखाना होगा, नेट एसेट ज्यादा दिखाने होंगे। तो अगले साल राइट इशू करना है तो मैनेजमेंट के पास इंसेंटिव और प्रेशर हो सकता है टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या यहां तक कितने लोगों ने ये पॉइंट्स लिखे थे? आप समझ आ रहे हैं? आप कहां चले गए? आप कहां चले गए? आप IFRS 15 में चले गए, आप वेरिएबल कंसिडरेशन में चले गए, आप जो चले गए वो अपफ्रंट फीस में चले गए, आप जो चले गए वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में चले गए। सिर्फ एक लाइन लिखनी थी आपको कि भाई एग्रीमेंट साइन हुआ है, वी नीड टू असेस वेदर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन सेटिस्फाइड टू डिटरमाइन व्हेन टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। Also the revenue has been recognized based on the signing of the agreement, which is the 25th of March, which might result in a cut-off issue. Cut-off का word use आपको करना था. Also the management is planning to issue the right shares next year. सही है? So there is an incentive or pressure by the management to commit the fraudulent financial reporting. एक टेक्निक सुन लो जो मैं आपसे कह रहा हूं, एक टेक्निक मेरी सुन लो जो मैं आपसे कह रहा हूं, एक टेक्निक मेरी सुन लो जो मैं आपसे कह रहा हूं। ये जो 20 नंबर है इसमें से 15 मार्क्स क्वेश्चन में लिखे हुए थे। सवाल से ही इंफॉर्मेशन उठानी थी, रिस्क फैक्टर्स, सवाल से ही इंफॉर्मेशन को, सवाल को समझना था, सवाल में इन्वॉल्व होना था, पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करनी थी कि कौन सी चीज कहां पे जा रही है। समझ आ रही है मेरे बच्चों? और मैं सुकून से आपके साथ 1.5 घंटा 2 घंटा ले लूंगा आपके साथ। सही है? मेरी रिक्वेस्ट आपके साथ ये, बड़े ओपन माइंड और डिसिप्लिन के साथ इस लेक्चर को देखें, आपको आपकी गलती आइडेंटिफाई होंगी। सही है? आप ये मेरी देखें, ICAP क्या कह रहा है? ICAP कह रहा है कंपनी ने रिकॉर्ड किया रेवेन्यू 2.4 बिलियन का फ्रॉम द लाइसेंस एग्रीमेंट नियर द ईयर एंड। सही है? सिर्फ एक वर्ड उसने लिखा नियर द ईयर एंड, बाकी सारी चीजें सवाल से। रिप्रेजेंटिंग अप्रॉक्सीमेटली 13% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। कितना जबरदस्त एनालिसिस किया उसने। वाइल द कॉन्ट्रैक्ट टर्म इंडिकेट द फ्यूचर अपडेट्स विल बी सोल्ड सेपरेटली सपोर्टिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन एट अ पॉइंट इन टाइम, इट इज क्रिटिकल टू असcertain द एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ बोथ द एग्रीमेंट साइनिंग and the actual delivery of license. Recognition just before the financial year end raises concern about the potential cut-off errors or management biasness to improve the year-end results. Pressure to meet the liquidity target for the right issue could incentivize premature. इस पूरे आंसर में मुझे बता दें इसने IFRS का जिक्र कहाँ करा है? इसने कहा वो वो आपको सवाल में कंफ्यूज करता रहेगा, आप IFRS की तरफ चले जाएंगे। सही, जाना चाहिए, लेकिन वापस भी तो आओ भाई, ऑडिटिंग का पेपर देने जा रहे हो यार, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का पेपर देने जा रहे हो, वापस भी तो आओ, कट ऑफ का वर्ड तो यूज करो, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का तो वर्ड यूज करो, प्रीमेच्योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन का तो वर्ड यूज करो, बायसनेस का तो वर्ड यूज करो, मैनेजमेंट बायसनेस का तो वर्ड यूज करो। कि यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों? ये ICAP का सजेस्टेड आंसर है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगला सवाल अगेन आसान। ड्यूरिंग द ईयर PHL मेड अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन द हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। दिस इन्वेस्टमेंट अलाइन विद द ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू जनरेट द फ्यूचर रेवेन्यू पर्टिकुलरली थ्रू AI बेस्ड सॉल्यूशन व्हिच PHL बिलीव्स दे हैव अ। मैनेजमेंट ने इस साल ठीक ठाक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंडिचर करे हैं। क्या रिस्क है भाई? क्या रिस्क है? एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी है ना आपने, क्या रिस्क है? देयर इज अ रिस्क, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो कि रिसर्च फेज के होंगे जिसको PNL में जाना चाहिए, और मैनेजमेंट ने इसको क्या कर दिया होगा भाई? जल्दी से बता दें, मैनेजमेंट ने इसको क्या कर दिया होगा? कैपिटलाइज कर दिया होगा, और शायद कैपिटलाइज इंटेंशनली भी किया होगा, बिकॉज मैनेजमेंट के ऊपर एक इंसेंटिव और प्रेशर है टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब भी मैनेजमेंट को फ्रॉड करना होगा वो एस्टिमेट्स में छेड़छाड़ी करेगी, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस देगा, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एंटर होगी, वो रिलेटेड पार्टी के साथ एंटर होगी। क्या यहां तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? अगेन, to support its expansion and improve liquidity, PHL issued 2.8 billion bonds, which includes an option to convert into equity by July 28। अब सुनिएगा मेरी बात को, सवाल में अगर ये कौन सा है, ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या वो आपको ये कह रहा है कि मुझे वैल्यू डिटरमाइन करके दो? एक डेट इक्विपमेंट होगा, एक लायबिलिटी, एक इक्विटी कंपोनेंट होगा, एक लायबिलिटी कंपोनेंट होगा, ऐसा ही है ना भाई? अगर मैं सवाल में देखूं, टोटल इक्विटी 2100 से 3000 बढ़ी है, और क्यों बढ़ी है? बिकॉज जो प्रॉफिट है ये 2100 में ऐड हुआ और ये 3000 इक्विटी बनी, ऐसा ही है भाई? क्या मैनेजमेंट ने इसकी अकाउंटिंग में इक्विटी कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज किया है? भाई अगर मैनेजमेंट ने इसकी अकाउंटिंग सही करी है, अगर मैनेजमेंट ने इसकी अकाउंटिंग सही 2.8 मिनट्स में लेट से 0.8 बिलियन जो है वो इक्विटी का पार्ट है, तो क्या मैनेजमेंट ने इक्विटी का पार्ट दिखाया है इसको? कितने लोगों ने ये वर्किंग एनालिसिस उसको करके दिया? जो सवाल में आपको ये नंबर्स दे रहा है, तो आप में से कितने लोगों ने कहा कि जी इक्विटी में तो कंपोनेंट मैनेजमेंट लेके ही नहीं गई है इसको?
क्यों? आप गए उधर IAS 32 की तरफ, IFRS 9 की तरफ, आपने कहा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, डेट इक्विपमेंट भी होगा, इक्विटी कंपनी का फुल स्टॉप, बहुत जबरदस्त है। लेकिन सवाल में वापस तो आओ ना यार, सवाल में वापस नहीं आते हो, फिर उधर ही रह जाते हो। सवाल में देखो इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन खुद कह रहे हो कि इक्विटी कंपनी रिकॉग्नाइज होगा, तो क्या इक्विटी कंपनी रिकॉग्नाइज हुआ है सवाल में? देखो तो थोड़ा सा। अब मेरी एक बात सुने, मेरे बच्चों एक बात सुने, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे करूंगा, आप समझने की कोशिश करें। एक और रिस्क है यहाँ पे गोइंग कंसर्न का, आइडेंटिफाई किया था बार बार सवाल में आपसे। लास्ट टाइम लॉसेस थे, कैश का बैलेंस आपके पास कम है, बोरिंग्स आपकी बढ़ रही हैं, सवाल में 2 जगह पे लिखा हुआ है कि लिक्विडिटी के इश्यूज है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे था गोइंग कंसर्न का। दूसरा सबसे बड़ा मसला, लॉज एंड रेगुलेशन का रिस्क आइडेंटिफाई किया था। सवाल में क्या लिखा हुआ है? PL had a competitive advantage due to its access to a large volume of data from hospital and clinic hosted on its platform। तो अगर मैंने अपना एक सॉल्यूशन जो है आखान वालों को दिया हुआ है, और आखान वाले जो है वो मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं पेशेंट्स की स्क्रीनिंग के लिए, असेसमेंट के लिए, और वहाँ से मेरे पास पेशेंट का सारा डेटा आ गया है, और इस डेटा के बेसिस पे मैं एक AI पावर्ड बनाने जा रहा हूँ। मैं कस्टमर के डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर रहा हूँ, एज अ 250 लॉज एंड रेगुलेशन करा था आइडेंटिफाई। प्लस कंपनी अगले साल क्या करने जा रही है? राइट इशू करने जा रही है। जब कंपनी अगले साल राइट इशू करने जा रही है तो इसका मतलब एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क है। प्लस कंपनी ने 2.8 बिलियन के बॉन्ड्स इशू करे हैं। जब 2.8 बिलियन के बॉन्ड इशू करे हैं तो कोई ना कोई कोवेनेंट्स होंगे। भाई 8 रिस्क लिखने, 1.5 पेज में आ जाएगा आंसर, और 36, और ये सवाल जो है चलो 36 मिनट्स में नहीं होता, 42 मिनट्स में होता है। आगे इतने सवाल हैं 20 नंबर के जो कि 10 मिनट में हो जाएंगे। तुमसे 6 से 8 रिस्क या 36 मिनट में नहीं लिखा जा रहा है, तो मतलब पहले हमने लिखे नहीं ना इस रिस्क को सही से। पेपर में अगर आपने सोचने में ये टाइम जाया कर दिया कि मैं स्टार्ट कहां से करूं, एंड कहां से करूं, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, तो इसका मतलब है कि आप अगली बार भी फेल ही होंगे यार। 1.5 पेज का इसका आंसर है मेरे भाई, 1.5 पेज का आंसर है। मेरे बच्चों यहां तक बात समझ आ रही है? ये रिस्क हमने कुछ आइडेंटिफाई करे तो कोविनेंट्स के, ओवरऑल फ्रॉड रिस्क के, लॉज एंड रेगुलेशन, गोइंग कंसर्न, 4 से 5 रिस्क यहाँ छुपे हुए थे। और गोइंग कंसर्न का रिस्क बताते हुए भी लास्ट टाइम लॉस में थी, इस बार प्रॉफिट और रेवेन्यू की एडजस्टमेंट है, कैश कम है, बोरिंग ज्यादा है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे बच्चों, डेफर्ड रेवेन्यू कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है? कोई 20-30% से इंक्रीज हुआ है। क्या डेफर्ड रेवेन्यू आपका इंक्रीज हुआ है? तो ये तो आपकी लायबिलिटी है ना, तो क्या मतलब इसका अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है? भाई मैनेजमेंट ने सारा का सारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, ऑल्दो वो डेफर्ड रेवेन्यू आपका ये आइडेंटिफाई हुआ था। बच्चों समझ आ रही है मेरी बात? क्या यहाँ तक आप देखें, मेरी बात समझने की कोशिश करें मेरे बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं आपसे वापस से एक चीज़ कह रहा हूँ, 20 में से 15 नंबर सवाल में मौजूद थे, 20 में से 15 नंबर सवाल में मौजूद थे, सवाल में ही मौजूद थे, सवाल से ही लिखना था, सवाल से ही बताना था, उसको ऑडिटिंग और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से लिंक करना था। प्राइमरीली ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से लिंक करनी थी आपको। क्लियर हो मेरे बच्चों? अब थोड़ी सी अपनी गलती को हम असेस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ एग्जामिनर हर बार बहुत ज़्यादा चेंज लाता है रिस्क के क्वेश्चन में, और पास्ट पेपर्स में इतना सब कुछ नहीं है, कैसे सही होगा? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात कर रहे हैं। ये जितने भी रिस्क डिस्कस कर रहे हैं 90% रिस्क पास्ट पेपर में एग्जामिन हो चुके हैं। 2-3 सवाल उसने MSF 1 से उठाए हुए हैं, तो पोर्टल अगर आप देखेंगे तो जो मैंने MSF 1 के सवाल रखे हुए हैं या वहाँ से कॉपी हुए हैं। जो इंटेंजिबल एसेट की रेगुलेटरी अप्रूवल वाला मसला है वो MSF 1 का सवाल है। क्या यहाँ तक बात समझ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम हो रहा है, हाउ टू एड्रेस दिस? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करना आपने। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम हो रहा है तो इसकी वजह से ये इवेंट और कंडीशन है जो कि गोइंग कंसर्न पे क्रिएट करता है, उस इंफॉर्मेशन को गोइंग कंसर्न से लिंक करनी थी आपने। अगला सवाल वापस से 20 नंबर का, ये सवाल कैसा हुआ था आपका बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? कुछ थोड़ा बहुत पता चल रहा है कहां पे गलती हो रही है? कुछ समझ आ रहा है कि यार जो चीज सवाल में लिखी हुई है और सवाल में मौजूद है हम उधर नहीं जाते, हम कहीं और चले जाते हैं। समझ आ रही है चीजें? एक चीज मैं आपको क्वेश्चन 1 में बता दूं, ये आज 315 का हमारा एक स्मार्ट हैंड आउट है बच्चों, सही है? ये कुछ याद है? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल, इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कोई अदर एक्सटर्नल फैक्टर है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ऑपरेशन, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, द वे एंटिटीज स्ट्रक्चर, हाउ इट इज फाइनेंस्ड। इस सवाल इस स्मार्ट हैंड आउट को गौर से देखो, आज 315 किताब को गौर से देखो, और फिर सवाल जो अभी हमने डिस्कस करा है उसको गौर से देखो, तो मैं समझ में आ जाएगा सवाल कैसे आते हैं। मैं तुमसे बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, अभी अफाक शायद कुछ बात कर रहा था कि भाई वो चेंज भी कर दे, सही है? अगर तुम्हें पता है 2 × 2 की टेक्निक क्या है, वो 4 कैसे बनता है, तो वो अगर 4 × 2 भी तुमसे पूछेगा तो मैं आंसर पता होना चाहिए। ज्यादा तुम्हारा फोकस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की तरफ होना चाहिए। क्या हमारे पास सवाल में कंपनी किस इंडस्ट्री में AI सॉल्यूशन बनाती है, क्या उसके ऊपर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है? अगर ये 315 का स्ट्रक्चर भी थोड़ा पता होता है ना, और टेक्निक पता होती है कि सवाल कैसे आते हैं, रेगुलेटरी का वर्ड क्लिक होता है और तुम कहते हैं यार सवाल में ये रेगुलेशन वाली चीज एप्लीकेबल हो सकती है, कस्टमर का डेटा यूज हो रहा है, सही है?
क्या टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ करी भाई, एक इन्वेस्टमेंट करी सब्सिडरी में, एक इन्वेस्टमेंट करी इंटेंजिबल एसेट में। फाइनेंस कहाँ से हुआ भाई, फाइनेंस कैसे हुआ, फाइनेंस हुआ बॉन्ड इशू करके। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? कंपनी के ऑपरेशंस क्या है, कंपनी का ऑपरेशंस ये है कि वो लाइसेंस बनाती है और लाइसेंस बना के आगे उसको सेल कर रही होती है। बच्चों यहाँ तक बात समझ आ रही है? थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को लिंक करेंगे ना, बड़े आराम से पेपर पास कर लेंगे, बहुत आराम से पेपर पास कर लेंगे। जो अप्रोच मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो, योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ LFL. LFL operates its own brand Bella Wear, a high-end fashion label renowned for its luxury handbags and apparels. Until recently, Bella Wear product was sold exclusively through company-owned retail stores located throughout Pakistan. Due to persistently high operating cost and a strategic focus on a rapid global expansion, the company began transition from a wholly owned retail model to a franchise model starting in January 2025. Under the new franchise arrangement, the key terms are as follows. A 10-year franchise agreement will be entered into with the individual franchise. Each franchise will pay an upfront, non-refundable franchise fee for the right to operate Bella Wear branded stores and transfer of ownership of the store. Franchise will operate under the Bella Wear brand and in return for ongoing operating support and brand rights will make a royalty payment equal to 5% of the franchise sales. The transfer of existing stores to franchise ownership, including all equipment, fixture and staff, subject to a premise refurbishment or refresh. Out of company's 50 owned retail stores, the following status applied. 16 stores have already transitioned to the franchise model. LFL is actively seeking franchisee for further 25 stores. The remaining 10 stores will continue to be owned and operated directly by LFL as a flagship stores. Identify and discuss the areas that would require the auditor's attention arising from the LFL's transition to a franchise model and outline the key audit procedures to be performed in the above scenario. बच्चों ये इतना आसान सवाल, लेकिन क्या आप अपना अगर किबला गलत कर देंगे ना और आप कहीं और निकल जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। अबे फ्रेंचाइज तो आज तक पहले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आफाक, फ्रेंचाइज का वर्ड आज तक एग्जामिनर ने उससे पहले कभी टेस्ट नहीं करा, लेकिन जो इसका आंसर है, जो चीजें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी अगर आपका स्ट्रांग होगा ना, आप आंसर लिख सकते हैं। हाँ मेरे भाई, 10 साल का फ्रेंचाइज एग्रीमेंट साइन हो रहा है, कितने पैसे मिल रहे हैं? एक अपफ्रंट नॉन रिफंडेबल फी दी जा रही है, किस चीज के लिए? राइट टू ऑपरेट Bella Wear branded stores एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द स्टोर्स। जो 16 स्टोर्स हैं वो भी ट्रांसफर होंगे, जो एक स्टोर है वो भी ट्रांसफर होगा। हाँ भाई, इसका मतलब है लेट से अगर आपको 100 रुपए दे रहा है, 100 रुपए आपको मैं 10 साल के लिए दे रहा हूँ, आप मुझे 100 रुपए दे रहे हैं 10 साल के लिए कि भाई मेरा ब्रांड यूज करेंगे और इस ब्रांड के तहत आप मेरे कपड़े बेच सकते हैं या मेरा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, और इस 100 रुपए में मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी भी दूंगा, जो मेरा स्टोर बना हुआ है ऑलरेडी, आपको क्यों खर्चा करने की जरूरत है, प्लस इसके अलावा मैं आपको क्या दूंगा, आपको राइट टू ऑपरेट भी दूंगा। हाँ भाई, कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? 2 है, सही है। सिंपल सी बात है कि भाई आपको जो पैसा मिल रहा है उसकी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ये जो प्रॉपर्टी वाला है ये तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, और ये जो राइट टू ऑपरेट है, जो अगले 10 साल तक मैंने आपको सर्विसेज देंगे और अगले 10 साल तक आपका राइट है, इसके लिए राइट टू ऑपरेट के लिए ये ओवर द टाइम होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? तो वो आपसे कह रहा है कि भाई मुझे बताएं एरियाज दैट वुड रिक्वायर्ड द ऑडिटर्स अटेंशन। तो किस जगह मुझे अटेंशन रिक्वायर्ड है? इस जगह अटेंशन रिक्वायर्ड है कि जो पैसा मुझे मिल रहा है इसके अगेंस्ट 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और ट्रांजैक्शन प्राइस को उस 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट होने की जरूरत है। क्या यहां तक बात समझ आती है? इतना समझ आती है? फिर आगे वो आपसे क्या कह रहा है? ऑडिट प्रोसीजर्स। कैसे पता चलेगा कि सवाल में कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और क्या ट्रांजैक्शन प्राइस है? जल्दी से बता दें, कैसे पता चलेगा सवाल में कितनी? बस जबरदस्त, एग्रीमेंट आपने लिया। सिर्फ एग्रीमेंट लेंगे नहीं, एग्रीमेंट के साथ मैंने क्या करना है? मैंने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन देखनी है। कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन देखनी है? मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना है, मैंने ट्रांजैक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करना है। मुझे आइडेंटिफाई हो गई, फिर उसके बाद किसके पास जाऊँ? एग्रीमेंट पढ़ लिया मैंने, अब किसके पास जाऊँ? बच्चा एग्रीमेंट पढ़ लिया ना मैंने, अब किसके पास जाऊँ? अब मैनेजमेंट के पास जाऊँगा और मैनेजमेंट समझूंगा कि भाई आपने उसको किस तरीके से एलोकेट किया, आपने उसको किस तरीके से एलोकेट किया। जबरदस्त, आप मैनेजमेंट के पास जाएंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे भाई आप बताएं आपने इन चीज़ों को किस तरीके से एलोकेट किया, मैनेजमेंट के पास भी चले गए आप, सही है। तीसरा काम चलें, आपने रिकैलकुलेट कर लिया। मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है इसमें से एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है सेल ऑफ ओनरशिप, सेल ऑफ स्टोर्स। इसकी क्या डिटरमाइन होगी बच्चों? इसकी क्या डिटरमाइन होगी? 100 रुपए में से प्रॉपर्टी के कितने हैं, तो प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू आज जब इन्वॉल्व होती है क्या इन्वॉल्व होता है? जल्दी। फेयर वैल्यू जब इन्वॉल्व होती है क्या इन्वॉल्व होता है? जल्दी जल्दी जल्दी। फेयर वैल्यू जब इन्वॉल्व होती है क्या इन्वॉल्व होता है? जल्दी। एक ऐसे, बस जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। वही घिसे पिटे आयजा 500 और आयजा 620 के पॉइंट्स लिखने थे, वही घिसे पिटे आयजा 500 और आयजा 620 के प्रोसीजर लिखने थे। और ये पूछ चुका है पहले, ये पहले भी आ चुकी है। जाके IFRS 15 का मेरा हैंड आउट देख लो, वॉल्यूम 2 की किताब देख लो, पास्ट पेपर्स देख लो,
कोई भी सिनेरियो चेंज करेगा, IFRS 15 है, एग्रीमेंट देखना पड़ेगा ताकि टर्म्स एंड कंडीशन आइडेंटिफाई करूं कि इसमें से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है। कितने लोगों ने एक्सपर्ट के प्रोसेस लिखे कि भाई जो एसेट सेल हो रहा है उसकी फेयर वैल्यूएशन है, फेयर वैल्यूएशन किसी एक्सपर्ट ने करी होगी, उसकी कॉम्पिटेंसी को इवैल्यूएट करूंगा, उसकी कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट करूंगा, उसका काम को इवैल्यूएट करूंगा, उसका काम एडिक्वेट है कि नहीं है। जवाब दें बच्चों, क्या हो गया यार? ओपन माइंड डिसिप्लिन के साथ एक लेक्चर अटेंड कर लें यार, गलतियां पता चलेंगी। समझ आ रही है मेरे बच्चों? थोड़ा समझ आ रहा है? वो किबला दुरुस्त कर लें, पैनिक ना करें, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है। इस पूरे पॉइंट में ही आज 500 आज 620 के क्वेश्चन लेके तुम 4-5 मार्क्स जा रहे हो, तुम क्यों इतना IFRS 15 और 16 में लग जाते हो यार? वहां से वापस भी तो आओ। ये प्रोसीजर्स आपको नहीं मिलेंगे IFRS 15, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में मिलेंगे मेरे बच्चों। थोड़ा तो किबला दुरुस्त करें यार आप। 25 मार्च की वो डेट कह रहा है, कट ऑफ लिखें तो वो राइट शेयर्स का वर्ड यूज कर रहा है, तो आप मैनेजमेंट बाइसनेस का वर्ड लिखें तो, आप फ्रॉड का वर्ड लिखें तो, आप नहीं लिख रहे वो चीज़ें। थोड़ा सा आगे बढ़ो बच्चों, कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है, कुछ समझ आ रहा है, कुछ गलतियां पता चल रही है मेरे बच्चों, कुछ फ़ायदा हो रहा है। देखो यार, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं एक बड़ी क्लियर चीज़ कहता हूं और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। सही है, आप जिस फेज़ में है ना, मैं उस फेज़ में रह चुका हूँ और मैं आपसे 110% एग्री करता हूँ। ये सबसे जलालत वाला हमारे करियर का टाइम होता है। सही है, स्पेशली जब आप फाइनल में हो, आप फर्म में अलग जलील हो रहे होंगे, आप ख़ानदान में अलग जलील हो रहे होंगे, आप दावतों में नहीं जाएंगे तब जलील होंगे, आप मैयतों में नहीं जाएंगे आप तब जलील होंगे। सारा मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा आप मेहनत भी करते हैं, आप फर्म में भी मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। सही है, उसका रिटर्न रिवॉर्ड आज आपको नहीं मिल रहा, उसका रिटर्न और रिवॉर्ड आपको बाद में मिलेगा। पहले ये अप्रोच होती थी, भले यार चलो सही है 2-3 साल बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, कभी ना कभी तो बन जाऊंगा ना, फिर देखना क्या करूंगा। मेरे बच्चों, इस माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज कर लें, खुदा का वास्ता है। दुनिया जिस तरीके से चेंज हो रही है ना, जिस पेस से चेंज हो रही है, आप कुछ नहीं जानते अगले 1-2 साल में क्या हो जाएगा। सही है, AI जिस तरीके से आ रहा है, जनरेटिव AI जिस तरीके से आ रहा है, मैं तो इन सारी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हूँ यार। आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ यार, वो वाले माइंडसेट से निकल जाएं। यूँ थोड़ा सा सिंपल सा सोचा, माशाल्लाह BFT के स्टूडेंट्स हैं आप, अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिवॉर्ड कुछ नहीं है, पेपर किल करूँ, उसके बाद जब मेहनत करूँगा तो रिवॉर्ड भी है, उसके बाद जब मेहनत करूँगा तो इज्जत भी है, उसके बाद जब मेहनत करूँगा तो रिकग्निशन भी है। सही है, सारी चीज़ें अचीव होंगी। फर्स्ट प्रायोरिटी दो डिसिप्लिन। अगर पढ़ने बैठे हो ना यार, सारी चीज़ें छोड़ दो मेरे बच्चों, एक माइंड, एक अच्छे फ्रेश माइंड। जब मैं आपको कह रहा हूँ यार, जब मैं इतने साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, आपसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ICW के पाथ में मेंबरशिप में फेल हो गया, 49 नंबर आए मेरे। सही है, तो क्या मैं काबिल नहीं था? सिर्फ बात ये है मेरे बच्चों कि वो 1-2 घंटे में नहीं करना था, वो एक फ्रेश माइंड से चीज़ें करनी थी, एक पीस ऑफ माइंड से चीज़ें करनी थी, एक प्रॉपर चीज़ों को समझ। वो उससे सवाल में पूछा था कि जी एनालिटिकल थिंकिंग आप बताएं, आपने कहीं अप्लाई करी हो? मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लिख के आ गया था उसमें कि मैंने यही एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करे थे। आप समझ रहे, तो ये मुझसे भी हो जाती हैं। अगर एक चीज़ को प्रॉपर टाइम आप नहीं देंगे, चीज़ें नहीं करेंगे बच्चों, आपका पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जल्दी पास करो, चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, जल्दी से बस पास करो इसको। और अगर लेक्चर देखो और यह लेक्चर देख रहे हो, इस माइंडसेट के साथ देखो यार कि जो बात समझाने की कोशिश की जा रही है, जो एग्जामिनर का माइंडसेट है, जो टीचर समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो क्लिक हो रही हैं? उसके बाद पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स ना देखो मेरे, पास्ट पेपर्स पहले अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो, उसके बाद लेक्चर देखो, उसके बाद आंसर देखो, फिर एनालाइज करो गलतियाँ कहाँ पे हो रही है। थोड़ी सी और चीज़ पे आते हैं भाई। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि भाई रॉयल्टी पेमेंट मिलेगी इक्वल टू 5% ऑफ द फ्रेंचाइजी सेल्स, 5% ऑफ द फ्रेंचाइजी सेल। हाँ भाई, फ्रेंचाइजी आपसे कहता है 100 रुपये की सेल हुई है, ये पकड़ो 5 रुपये, ये 5 रुपये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आके रिकॉर्ड हो रहा है। ये नंबर ठीक है? ये नंबर ठीक है भाई? कोई IFRS तो नहीं है ना इसमें यार? कोई IFRS है इसमें? एक सिंपल सा उसने ऑडिटिंग सिनेरियो पूछा कि सामने वाला आपको कह रहा है कि भाई 100 रुपये की सेल हुई है, सही है, ये पकड़ो 5 रुपये तुम्हारे। भाई 100, भाई 150 भी तो हो सकती है, भाई 75 भी तो हो सकती है। तो भाई इस दुनिया में तो पहले मैनेजमेंट आई है, तो मैं किसके पास भागूं? तो मेरा रिस्क क्या होगा? मेरा एरियाज दैट वुड रिक्वायर द ऑडिटर्स अटेंशन, कि भाई जो सेल्स मैनेजमेंट रिकॉर्ड कर रही है, क्या वो कंप्लीट है, क्या वो अकर्ड भी हुई है, क्या वो एक्यूरेट है भी कि नहीं? तो मैं किसके पास जाऊंगा? जब इसका प्रोसीजर लिखने जाऊंगा तो मैं किसके पास जाऊंगा? मुझे बताएं। मैं इस दुनिया में पहले आया हूं, कौन इस दुनिया में पहले आया? मैं मैनेजमेंट से क्या समझूंगा? मैनेजमेंट का उसका प्रोसेस, भाई आप बताएं आपका क्या प्रोसेस है? आप किस तरीके से इंश्योर करते हैं कि 100 नंबर सही है? मैनेजमेंट का कोई ना कोई प्रोसेस होगा, कंट्रोल्स को टेस्ट कर लूँ, फिर उसके बाद मैनेजमेंट ने अगर एक रेवेन्यू रिकॉर्ड करा हुआ है तो मैं फ्रेंचाइजी को कंफर्मेशन भेज दूँ, बैंक स्टेटमेंट में जाके चेक कर लूँ कि पैसा वाकई में आया भी है कि नहीं आया? नहीं,
लेकिन हमें हमें हमारे अंदर मसला क्या है, हमारे अंदर मसला है कि ये सवाल में इसने फ्रेंचाइज का वर्ड क्यों यूज़ करा और फ्रेंचाइज के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हमारा मसला ये है। तो हम जब गलत किबले की तरफ चले जाएंगे बच्चों, तो जो सामने चीज़ें आपके पास लिखी हुई होंगी ना, वो आप फकअप कर देंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? उसके बाद LFL इज एक्टिवली सीकिंग फ्रेंचाइजी फॉर अ फर्दर 24 स्टोर्स। एक ऐसे एसेट्स है मेरे, एक ऐसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसको मैं आगे जाके बेचने जा रहा हूँ। सवाल में ऊपर लिखा हुआ है कि मैं इन सबको सेल कर रहा हूँ। हाँ भाई, क्या एग्जामिनर ने कभी आपसे IFRS 5 नहीं पूछा? मैं अभी तक आपसे गारंटी के साथ कह दूं, ये जो यहाँ पे IFRS 15 है, जो ऊपर रिस्क आपके पास जितने भी आए, वो सारे के सारे सवाल पास्ट पेपर में एग्जामिन हो चुके हैं या MSA 1 में एग्जामिन हो चुके हैं। इंपेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल 1000 बार एग्जामिन हो चुका है। इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1000 बार एग्जामिन हो चुका है। राइट इशू का सवाल विंटर 2017-18 में आ चुका है आपके पास। गोइंग कंसर्न का रिस्क हर अटेम्प्ट में आपके पास आ रहा होता है। कोवेनेंट ब्रीच हर अटेम्प्ट में आपके पास आ रहा होता है। जो बकिया 10 स्टोर है उसको मैं खुद ऑपरेट करूंगा, लेकिन सर मसला ये है कि उसमें हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। किस चीज की अलामत है यार? एसेट को तो इंपेयर करोगे ना यार आप बच्चों। एक आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, सवाल में लिखा हुआ है IFRS 15 देखे, IFRS 5 पिक नहीं हुआ ना बच्चों आप लोगों से। उसके बाद वो आपसे कह भी रहा है कि अगर जो आप अपने स्टोर्स आगे सेल कर दोगे तो उस स्टोर में जो एम्प्लॉय होंगे उसको क्या करना पड़ेगा? उस स्टोर में जो आपके पास एम्प्लॉयज वगैरह होंगे, जो लेबर्स होंगे, उसको क्या करना पड़ेगा? भाई समझ आ रहे हैं मसले? मुझे बता दो कोई ऐसी चीज जो कभी एग्जामिन ना हुई हो। मुझे ईमानदारी से बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने फ्रेंचाइज का वर्ड सुन के और फ्रेंचाइजी का वर्ड सुन के पैनिक कर गए थे? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। या फर्स्ट वाले सवाल में AI का वर्ड सुन के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वर्ड सुन के आप पैनिक कर गए थे? बच्चों पैनिक वाली बात थी। क्यों? बिकॉज जिस किबले का आपने सोचना ही नहीं, उसके लिए क्यों आप परेशान हो रहे हैं यार? ये AI का वर्ड सुना है आपने AI का वर्ड सुना, आपने AI ड्रिवन सॉल्यूशन के वर्ड वगैरह सुने, आपने एल्गोरिथम के वर्ड वगैरह सुने, आपने प्लेटफॉर्म के वर्ड सुने, आपने सर्वर्स के वर्ड सुने, आपने कहा यार ये तो चलो गया। टेक्नोलॉजी का वर्ड सुना, आप परेशान हो गए। क्या शायद AI से सवाल आ गया? और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वॉल्यूम 2 नहीं है, देख लो। जितनी भी चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी चीज़ें पास्ट पेपर से ही आई हैं। वो सिनेरियो घुमा के दे देगा, सही है? समझने की कोशिश करिएगा इसको, बिल्कुल समझने की कोशिश करेगा। वो सिनेरियो घुमा के दे देगा, लेकिन सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर से ही हैं। टेंशन ना लीजिएगा कॉन्सेप्ट। और वो अगली बार वो और सिनेरियो चेंज, कभी हेज अकाउंटिंग पूछेगा, कभी कंपाउंड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट पूछेगा, कभी डेरिवेटिव फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट पूछेगा, वो पूछेगा। लेकिन आपने वापस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में आना है प्यारे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 10 नंबर का, कितना आसान सवाल। You are working as an audit manager at the firm of chartered accountant. Currently, you are finalizing the audit of the following 2 independent listed clients for the year ended 31 March 2025. While reviewing the FS, you noted that IW holds significant goodwill from prior acquisition. During the current year, IW will perform its annual goodwill impairment assessment in accordance with IAS 36 using a value in use model based on the 5-year cash flow projection and discount rate of 9.5% annum. Management recognized an impairment loss of 240 million. Your audit team reviewed the underlying assumption and determined them to be somewhat optimistic. Given the prevailing industry slowdown, applying more conservative assumptions such as slightly lower growth rate and a discount rate of 10.5% per annum, the audit team estimate the impairment to be 260 million. Following discussion with the management and the audit committee, the client choose to retain their original estimate. The profit before tax for the year is 1300 million. हाँ जी, क्या था इसका आंसर? हाँ जी, तो सवाल आपके पास आया कि भाई एनालाइज करें एंड डिस्कस द रिलेटेड रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। तो सबसे पहले आपने कहा कि भाई मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड करा है 240 मिलियन का, आपने रिकॉर्ड करा 200, आपके हिसाब से 260 मिलियन है। जो डिफरेंस है वो 20 मिलियन है, और 20 मिलियन जो है आपकी मिस स्टेटमेंट है। सही है, आपकी मिस स्टेटमेंट है। लेकिन जो आपकी मटीरियलिटी है इसका 5% बनता है शायद 65 मिलियन। 1300 को 10%, 130 डिवाइड बाई 2 65, तो आपका बनता है 65 मिलियन। जो मिस स्टेटमेंट तो है लेकिन अमाउंट मटीरियल नहीं है। तो हम कौन सा ओपिनियन देंगे? और ये कौन सा क्लाइंट है? लेकिन इस मैटर को मैं कहाँ कम्युनिकेट करूंगा? कैम में कम्युनिकेट करूंगा। बड़ा आसान सवाल 10 नंबर का। दूसरा सवाल, यू ऑब्जर्व द NCI ब्रीच्ड अ की फाइनेंशियल कॉवेनेंट रिलेटेड टू अ सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म लोन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, मेकिंग द लोन टेक्निकली रीपेबल ऑन डिमांड एज ऑफ द रिपोर्टिंग डेट। मैनेजमेंट इनिशिएटेड कम्युनिकेशन विद द बैंक ऑन 15 मार्च and obtained a formal waiver on 5 April confirming the bank would not demand immediate repayment. As the waiver was obtained prior to the date of the FS were approved, management classified the loan as a non-current liability. The loan amount is material. सवाल में खुद कह रहा है आपसे मटीरियल है, नंबर्स वगैरह कुछ नहीं दिए, मटीरियल है। एनालाइज ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन। आपने कहा ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ये कौन सा इवेंट है भाई? ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ईयर एंड पे आपके पास एक अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन है कि वो पैसा आपने रीपे करना है। ईयर एंड के बाद नहीं देखना, ईयर एंड पे वो एक अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन है। चूंकि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, चूंकि जो सब्सिक्वेंटली लेटर आपको मिला है इसकी वजह से आप ईयर एंड को एडजस्ट नहीं कर सकते, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है।
तो ईयर एंड की जो आपकी बैंक लोन की नॉन करंट लायबिलिटी है उसको क्लासिफाई करना चाहिए करंट लायबिलिटी के ऊपर। अगर मैनेजमेंट उसको करंट लायबिलिटी क्लासिफाई नहीं करती तो ये मिस स्टेटमेंट है, और अगर ये मिस स्टेटमेंट है तो सवाल में लिखा हुआ है कि ये मटेरियल है, और अगर मटेरियल है तो हम इसके ऊपर कौन सा ओपिनियन देंगे मेरे बच्चों, जल्दी से बता दें, क्वालिफाइड ओपिनियन। ये सवाल आसान था कंपैरेटिवली, इसमें कोई ब्लंडर तो नहीं हुआ। चलो अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो इसका मतलब है जब वो प्योर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से आपसे सवाल पूछ रहा है, आप नहीं कर रहे, आप मसला कहाँ पे कर रहे हो। अच्छा इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये सवाल भी एक प्योर ऑडिटिंग का आया, कितने नंबर का आया, 20 नंबर का। ये अच्छा टाइम हुआ था बच्चों, सारे जवाब दें यार, ये अच्छा हुआ था। Your firm is the auditor of Healthy Oil Limited, an edible oil manufacturing company for the year ended 31 March 2025. During the year 2024-25, HOL undertook a strategic decision to streamline its operation by focusing on core competencies. As part of this decision, HOL outsourced certain non-core administrative functions to external service organization to enhance the operational efficiency and gain access to the specialized expertise. HOL was outsourced some of its function to TechPro Limited, which is a well-established and reputable IT service provider. TPL is responsible for managing HOL's overall IT structure. It provides both remote and on-site technical support, including maintenance of the hardware and software system, server hosting, and network support. Notably, TPL manages HOL's enterprise resource planning servers and ensures secure routine data backup of critical system, including the ERP database used at the HOL head office. In addition, TPL monitors cybersecurity risk, provided incident response report, and operates a help desk for resolving IT-related issues across HOL's location. During the planning phase, your team noted that TPL engaged a leading audit firm to assess its internal control annually. A Type 2 report is issued each year covering the full calendar year. Evaluate the services outsourced by HOL and identify the matter that may be of concern to the auditor. Also discuss the auditor's course of action to address this concern. एक सर्विस ये है, क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? ये पहली सर्विस है ना जो सवाल में लिखी हुई है। भाई क्या हो गया यार, कंपनी आउटसोर्स करिए अपने नॉन कोर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ये रेलिवेंट है आपके लिए। सिक्योरिटी गार्ड को आउटसोर्स कर दिया, प्रिंटिंग सर्विस आउटसोर्स कर दी, ये रेलिवेंट है आपके लिए। कैंटीन आउटसोर्स कर दी है, ये रेलिवेंट है आपके लिए। ये फर्स्ट सर्विस है, ये सेकंड सर्विस है, ये फर्स्ट सर्विस रेलिवेंट है आपके लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में भी नॉन कोर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, तो सवाल में कह रहे हैं ना इवेल्युएट द सर्विसेज का वर्ड यूज लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, आउटसोर्स बाय HOL। तो आप कहेंगे ये जो नॉन कोर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, अच्छा सवाल में आपको नहीं समझ आ रहा ना, रेलिवेंट ही नहीं है। आप कहेंगे भाई ये जो नॉन कोर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, चूंकि सवाल में इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो चूंकि नॉन कोर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, अगर ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलिवेंट नहीं है, अगर इन नॉन कोर सर्विस की वजह से कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट या प्रोसेस या रिकॉर्ड नहीं हो रही, या उसके बेसिस पे FS में कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट प्रोसेस या रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो ये सर्विस मेरे लिए इररेलेवेंट है। और जब इररेलेवेंट है तो 402 अप्लाई नहीं होगा। जाके लेक्चर देखना, एग्जाम्पल ये भी दी हुई थी। दूसरी चीज, ये आउटसोर्स किया हुआ है भाई, कंपनी ने अपना पूरा IT फंक्शन आउटसोर्स किया हुआ है, और उस IT फंक्शन में ERP भी है। और ERP आपको पता है ना भाई क्या होता है, उससे ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है, उससे ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है, उससे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। क्या ये रेलिवेंट है भाई? ये रेलिवेंट है। ये क्यों रेलिवेंट है भाई? ये इसलिए रेलिवेंट है कि नेचर ऑफ द सर्विस क्या है, IT। मटीरियलिटी, नेचर एंड मटीरियल, क्या ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस हो रही है वो मटीरियल है? तो आपने कहा भाई ये रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो नेचर ऑफ सर्विस है वो IT है, और IT के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन इनिशिएट भी हो रही है, प्रोसेस भी हो रही है, रिकॉर्ड भी हो रही है, और ये मेरे लिए, और ये ट्रांजैक्शंस मटेरियल भी हैं, तो ये मेरे रेलिवेंट है। पार्ट 1 हो गया भाई। एंड आइडेंटिफाई द मैटर्स दैट मे बी ऑफ कंसर्न टू द ऑडिटर, एंड मे बी ऑफ द कंसर्न टू द ऑडिटर। आपका ईयर एंड क्या है मेरे बच्चों? आपका ईयर एंड क्या है मेरे बच्चों? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, बिल्कुल इंसानों की तरह। आपका ईयर एंड क्या है? और जो टाइप 2 रिपोर्ट आपको इशू हुई है, ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज योर टीम नोटेड दैट TPL engaged a leading audit firm to assess its internal control annually. A type 2 report is issued each year covering the full, कौन सा ईयर है भाई? कौन सा ईयर है भाई? और सवाल में आपसे क्या कह रहा है भाई? दैट मे बी ऑफ कंसर्न। क्या ये मैटर आपके लिए है कंसर्न के लाइक? आप 12 महीने पे रिपोर्ट इशू कर रहे हो, आपको जो टाइप 2 रिपोर्ट मिल रही है वो आपके साल से रिलेटेड 9 महीने से रिलेटेड है, बाकी 3 महीने पे कौन काम करेगा? क्या ये पॉइंट लिखा था? नहीं, लेकिन आपके लिए फ्रेंचाइज का वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात प्यारे बच्चों? वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड से खेल गया, एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड से खेल गया। 2 सवाल जो कि पूरे पेपर के सबसे आसान सवाल थे, आपका किबला चेंज करवाया, आपको पैनिक करवाया, और फिर जो आपका की कोर एरिया था, जो आपकी ग्रिप है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपका उल्टे हाथ का काम है, वहां पे जाके फिर आपने उसको, क्योंकि वो आपका किबला चेंज करवा चुके 3 घंटे में, क्योंकि पेपर से पहले पेपर में आपने 1-1.5 घंटा जो है वो जो सोचना था, आपको जिन चीजों पर सोचना था, जिन चीजों पर लिखना था, वो आपने लिखा ही नहीं।
वो आपने सोचा ही नहीं, आप कहीं और चले गए, आप लॉ में चले गए, आप टैक्स में चले गए, आप अकाउंटिंग में चले गए, आप BFD में चले गए, और फिर जब वो आपने कहा यार ये क्या ऑडिट का सवाल आ गया यार, ये ऑडिट का पेपर है क्या लिखा हुआ है? इफ द यूजर ऑडिटर प्लान्स टू यूज अ टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट एज ऑडिट एविडेंस, इवैल्यूएट वेदर द डिस्क्रिप्शन एंड द डिजाइन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द सर्विस इज एट द डेट और फॉर अ पीरियड दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द यूजर ऑडिटर्स पर्पस। हाँ भाई, तो कंसर्न क्या था? कंसर्न ये था कि भाई आपने जो मुझे रिपोर्ट दी है वो दिसंबर 24 तक की दी है, मेरा ईयर एंड है, तो मेरे पास आखिरी 3 महीने के ऊपर तो कोई एविडेंस है ही नहीं, और जब मेरे पास आखिरी 3 महीने के ऊपर एविडेंस नहीं है तो फिर मुझे कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना पड़ेगा? मुझे उस 3 महीने के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात बताऊं, तैयार हो सुनने के लिए? A type 1 or type 2 report that is as of a date for a period that is outside of the reporting period of a user entity, the user auditor may perform procedure to update the information type 1 or type 2 report such as simple ISA से छापना था, सिंपल ISA से छापना था, 4 नंबर से प्रोसीजर छापने के लिखने थे। समझ आ रही है मेरे बच्चों? तो ये कितने नंबर का सवाल था? ये 10 नंबर का सवाल था। अच्छा, सेकंड चीज वो कह रहा है आइडेंटिफाई द मैटर दैट मे बी ऑफ कंसर्न। तो पहली टाइम आपने कह दिया भाई डेट एंड टाइम ही गलत है, डेट एंड टाइम ही गलत है। और दूसरी चीज जब भी आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट को यूज करोगे तो आपका सबसे बड़ा कंसर्न क्या होगा? सबसे बड़ा कंसर्न आपका ये होगा कि जिस ऑडिटर की रिपोर्ट पे मैं रिलाई कर रहा हूं, क्या वो ऑडिटर कॉम्पिटेंट है, क्या वो कैपेबल है, क्या उसके पास इंडिपेंडेंस है? डेट वाला पॉइंट हो गया, उसकी sufficiency and appropriate, the service auditor professional competence and independence, the adequacy of the standards under which the type 1 और type 2 report was issued। ये आपके कोर्स ऑफ एक्शन थे। ये 10 नंबर जो था आपका, ये स्ट्रेट किताब से लिखना था मेरे बच्चों, ये स्ट्रेट किताब से लिखना था। आप समझने की कोशिश करें सवाल आपसे क्या कह रहा है। सवाल में आपके पास 2 पॉइंट थे, एक डेट का मसला था और दूसरा आपका पॉइंट ये था कि भाई अगर मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप 2 को रिपोर्ट को यूज करूंगा तो मेरा कंसर्न क्या है? मेरा कंसर्न ये है कि वो रिपोर्ट मेरे लिए रेलिवेंट है, रिपोर्ट को बनाने वाला जो है क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या वो कैपेबल है, क्या वो इंडिपेंडेंट है, क्या वो मेरे ऑब्जेक्टिव पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। फिर वो आपसे कहता है इन एडिशन टू द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए अबव, HOL has outsourced its payroll processing to Paymaster Limited, a professional payroll processing provider responsible for managing entire payroll system, including salary calculation, statutory deduction, and disbursement. The following matter have been brought to the notice of the engagement manager. The Type 2 report issued by the service auditor for TPL includes a qualified opinion. TPL ये वाला पहला वाला केस, stating that the IT general controls were not suitably designed and were ineffective in operation to provide reasonable assurance that the control objective would be achieved. This weakness was particularly evident in TPL's failure to prevent or detect a significant cyber attack during the year in a timely manner. As a result, HL experienced extended system downtime and temporary data loss. Although the data backups were eventually restored, the system were only brought back online after 5 days. हाँ भाई, जो टाइप 2 रिपोर्ट मिली है वो क्वालिफाइड है। कह रहा है इवेल्युएट करो और डिस्कस देयर इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट रिपोर्ट बताओ। इवेल्युएट करना है। हाँ भाई, आपको जो इस वाले पार्ट में टाइप 2 रिपोर्ट मिली है, इसमें क्वालिफाइड ओपिनियन है। क्वालिफाइड ओपिनियन ये है कि भाई जो कंपनी है उसका तो खुद का जनरल आईटी कंट्रोल बेकार है। जवाब दो भाई, जल्दी जवाब दो। बेटा इसका आंसर आइजा 402 से नहीं था, प्राइमरीली नहीं था, इसका आंसर आपका आईटी से था। अगर इवेल्युएट द इश्यूज आउटलाइन अबव, इशू ये है पहले केस में कि चूंकि क्वालिफाइड ओपिनियन है तो इसका मतलब ये है कि जो जनरल आईटी कंट्रोल है वो इनफेक्टिव है। सुने मेरी बात, जनरल आईटी कंट्रोल इनफेक्टिव है। और जब जनरल आईटी कंट्रोल इनफेक्टिव है तो इसका मतलब है नीचे जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो ट्रांजैक्शन सही इनिशिएट कर रही हैं या प्रोसेस कर रही हैं, रिकॉर्ड कर रही हैं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर डेटाबेस में जाके कोई भी बंदा चेंज कर देता है तो एप्लीकेशन कंट्रोल का कोई फायदा नहीं है। प्रोग्राम में जाके कोई भी चेंज कर देता है तो एप्लीकेशन कंट्रोल का कोई फायदा नहीं है। साइबर अटैक करके कोई डेटा अनऑथराइज चेंज हो जाता है तो फिर आपका ऐसे एप्लीकेशन कंट्रोल का कोई फायदा नहीं है। तो जब जनरल आईटी कंट्रोल इनइफेक्टिव हो गए तो प्यारे बच्चों अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, जल्दी से बताएं। इवैल्यूएट द इश्यूज आउटलाइंड अबव एंड डिस्कस देयर इंप्लीकेशन फॉर द ऑडिट रिपोर्ट। अगर जीआईटीसी इनफेक्टिव है तो मैं क्या करूंगा, मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ जाऊंगा और मैं मैनुअल कंट्रोल्स की तरफ जाऊंगा। अगर इनसे मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाता है तो मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, लेकिन मेरा बहुत टाइम लगा, मेरी बहुत कॉस्ट लगी, मेरी बहुत जजमेंट लगी, इस मैटर को मैं कैम में रिपोर्ट करूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। मेरे लेक्चर में जाके दिखेगा जब मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की आपको साइबर अटैक की एग्जांपल दी थी, सेम ये वही सवाल है, सही है। तो अगर ये स्कोप लिमिटेशन है और जब स्कोप लिमिटेशन होगा, इम्पैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड मटेरियल प्लस परवेजिव है तो डिस्क्लेमर। बच्चों ये सवाल है आपका, किस चीज़ का मसला है? आंसर कहाँ ढूंढा जा रहा है इसका आंसर कहाँ ढूंढा जा रहा है? 402 में। आंसर 402 में है ही नहीं। इसका आंसर कहाँ था?
402 में, वहाँ जाना नहीं है। इसका आंसर तो 402 में था ना, लेकिन वहाँ जाना नहीं है। क्यों? वो खेल गया आपसे कैलेंडर ईयर के वर्ड से, और आपका कैलेंडर ईयर ज़ाया हो गया, 25 ज़ाया हो गया हमारा। मेरे बच्चों यहाँ तक बात समझ आ रही है? 3402 अप्लाई नहीं होगा, स्कोप क्लियर करो। तुम यूजर ऑडिटर हो, तुम यूजर ऑडिटर हो। यूजर ऑडिटर के लिए 402 अप्लाई होता है, 3402 अप्लाई नहीं होता। सर्विस ऑडिटर के लिए 3402 अप्लाई होता है। एक और चीज़ बताऊँ, एंड ये जो पार्ट ए था ना, एंड ऑल्सो डिस्कस द ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन टू एड्रेस दिस कंसर्न, ये याद है सवाल पहले जो भी हमने थोड़ी देर पहले करा? क्या मसला था इसमें? मसला ये था कि भाई 1 मार्च से 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 के दरमियान हम क्या करेंगे? इसके दरमियान हम एविडेंस कैसे ले सकते हैं, मुझे बताएं। मैं जाके विजिट कर लूं, मैं किसी और ऑडिटर को एंगेज कर लूं? हाँ भाई, याद आ रहा है? भाई आपको एविडेंस लेना तो एविडेंस लेने तो ये तरीके है ना। अब अगर टाइप 2 रिपोर्ट से नहीं हो रहा तो आप खुद विजिट कर लें। ये पॉइंट भी कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों क्लियर हो मेरे बच्चों? यहाँ तक कुछ फायदा हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है एग्जामिनर आपसे कहाँ खेल रहा है और कहाँ आपको किबला सही करने की जरूरत है? ये पॉइंट समझ आ रहे हैं जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में लिखवाए थे मेरे बच्चों? कोर्स कवरेज, किबला, लिंकिंग, 402 नहीं था तो 402 लिख दिया, 402 था तो नहीं लिखा। लॉजिक, ड्राफ्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट कि भाई कट ऑफ के वर्ड, 25 मार्च, बाइसनेस, सारी चीजें मिस। ओपन बुक, हेल्थी, प्रैक्टिकल नॉलेज, टाइम मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैनिक। अगर ये वीक होगा पेपर में लाजमी पैनिक करोगे मेरे बच्चों, पेपर में आप लाजमी पैनिक करेंगे। समझ आ रही है मेरे बच्चों? चीज़ें थोड़ी सी ठीक करें, थोड़ी सी चीज़ों को ठीक करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मेरी आपसे जेन्युइन रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों, अगर आप लेक्चर ले रहे हैं ना, एक प्रॉपर माइंड सेट के साथ आप लेक्चर लें। गलतियाँ पता चल गई, निकालो यार, खुदा का वास्ता निकालो। चीज़ें जिस तरीके से चेंज हो रही हैं बहुत पीछे रह जाओगे बच्चों, बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। चीज़ें निकालो अब जल्दी से, ठीक है? प्रॉपर माइंड सेट डिसिप्लिन के साथ लो। भले महीने में 18-20 घंटे पढ़ो, 25 घंटे पढ़ो, सवाल देखो, सवाल समझो, कहाँ गलती हो रही है, क्यों पिक नहीं हो रहा, क्या मुझे यहाँ पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को रेफर करना चाहिए था, कौन से ऑडिट का वर्ड मिस हो गया, कौन सा IFRS का वर्ड मिस हो गया, क्यों मैं IFRS वाला पिक नहीं कर सका, IFRS को अच्छा से रिवाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें आप करें मेरे बच्चों। यहाँ तक बात समझ आ रही है? एक चीज़ जो मैं अक्सर बच्चे से कहता हूँ ना, वो ये कहता हूँ कि अगर आप देखें यार, एक सिंपल सी बात बताऊँ, अभी ISA 315 ऑडिट रिस्क है ना, इसके ये 2-3 लेक्चर अगर आपने देख लिए ना, ये 2-3 लेक्चर देख लिए, इस बार आपने क्या करना है, इस बार आपने जो पास्ट पेपर सारे आ रहे हैं ना, जितने भी पास्ट पेपर्स आ रहे हैं, ये जितने भी पास्ट पेपर्स नीचे पर आ रहे हैं हमारे पास, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, वार्म अप क्वेश्चन ऊपर आ रहे हैं, कुछ फॉर एग्जाम्पल समर 24 के सवाल हमारे पास आ रहे हैं, सही है। हमारे पास विंटर 23 का सवाल आ रहा है, हमारे पास विंटर 23 का क्वेश्चन 1 है, रिस्क का सवाल है, सही है। आपने फिर ये लेक्चर नहीं देखना है, आपने लेक्चर एक बार अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, आइजा पढ़ लिया, आपने फौरन से कूदना है इन पास्ट पेपर्स के ऊपर, खुद से ड्राफ्ट करना है। क्या ये हमारी बात समझ आ रही है? खुद से ड्राफ्ट करना है, और जब खुद से ड्राफ्ट करो ना, उसके बाद लेक्चर देखो कि यार मैंने क्या मिस करी, नोट करो, एक प्रॉपर रजिस्टर बनाओ कि यार ये चीज़ें मुझसे मिस हो रही हैं। फिर आप जाओ वॉल्यूम, और फिर आप सजेशन आंसर भी देखो कि जो मेरा सजेशन आंसर में वॉल्यूम 2 में, उसमें मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। इस अप्रोच से आप लेके चलें यार, आप बिल्कुल पास कर जाएंगे। इवन आपको लगता है IFRS वीक है, 1 साल 2 साल 3 साल पहले पास हुआ था, 3 साल पहले पढ़ा था, यार उस चीज़ की भी टेंशन आप ना लें, बिल्कुल भी टेंशन आप ना लें, बिकॉज वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। इस पास्ट पेपर्स के अलावा जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या प्रोसीड्स हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व है यहाँ पे, सही है, सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो यार कोशिश करें इस माइंडसेट से करें। क्या ये बात समझ आती है आपको? मतलब मैं आपको गारंटी के साथ कहूँ, मतलब अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर देखने हैं ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट, ये हार्डली आपके 30 आवर्स में हो जाएंगे यार, ये हार्डली आपके 30 आवर्स में हो जाएंगे। 40 घंटे कर लें। उसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट्स के बाद फिर क्या है, फिर आपके पास है प्रैक्टिस। और पास्ट पेपर्स के जितने भी सवाल आ रहे हैं, लेक्चर ना देखें, पहला काम क्या करना है, खुद से ड्राफ्ट करना है, खुद से ड्राफ्ट करें। ड्राफ्ट करने के बाद फिर आप जाके वीडियोस देखें, फिर सॉल्यूशंस देखें। इस प्रोसेस में मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें, कहाँ मिस्टेक्स हो रही है मेरे पास, और फिर कोशिश करेंगे अगले सवाल में मिस्टेक ना हो। फिर जो आपके पास पोर्टल में MSA 1 के सवाल है, उसको अटेम्प्ट करें। फिर मजीद आपके पास जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेरे पास, जो हमारे पास ACC के प्रोफेशनल बॉडीज के, फिर उसको अटेम्प्ट करें। यहाँ तक बात समझ आ रही है? लेकिन एक माइंड सेट से पेपर आप एक माइंडसेट से आप चीज़ों को लेने की कोशिश करें, फ्रेश माइंड से चीज़ों को लेने की कोशिश करें। ये ड्राफ्टिंग सेशन लास्ट टाइम भी हुए थे, कोई एक रिवीजन भी लास्ट टाइम हुआ था। ये अच्छे खासे सवाल हमारे MSA 1 के और ACCA के और ICW के ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल है, सही है। आप मेरा वेट करते हैं कि यार मैं एज अ मॉक आपको दूँ, मैं दे दूंगा, मुझे कोई मसले वाली बात, जब इस पोर्टल पर आ रही है तो आपको मॉक भी दे दूंगा। लेकिन आप फाइनल के बच्चे हैं ना यार, मतलब आप एक चीज़ यूँ सोचें ना यार कि अगर मैंने रिस्क ले लिया है और रिस्क के 15 सवाल या 20 सवाल पोर्टल पर आ रहे हैं, तो सारे के सारे आपके लिए मॉक है ना यार। आप आंसर ड्राफ्ट करें और आंसर आप भेजें आगे टीए को। आप क्यों वेट करेंगे? मेरी तरफ से एक मॉक की अनाउंसमेंट आएगी, टेस्ट सेशन बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा। मेरा वादा है इंशाल्लाह लाइव ड्राफ्टिंग सेशन भी होगा, जिस तरह अभी हुआ है इस तरह लाइव ड्राफ्टिंग सेशन भी होगा। आप कभी भी कर सकते हैं, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। जिस सीक्वेंस में लेक्चर आ रहे हैं उस सीक्वेंस में देखना है।
अगला सवाल जो आपके पास था, हम इसको अगली क्लास में अलग से डिस्कस कर लेंगे, कोड ऑफ एथिक्स था। उसके बाद आपके पास जो अगला सवाल था ये आपके पास था आइजा 800। तो आइजा 800 आईकैप कोड ऑफ एथिक्स, ये कितने नंबर का सवाल था? सॉरी 15 30 जो प्योर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, 30 और 20 50 प्योर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आइजा 402, रिपोर्टिंग 60 और ऊपर जो आपके पास 40 मार्क्स हैं जिसमें से 30-35 मार्क्स प्योर ऑडिटिंग की चीजें थी, ऑडिटिंग की टर्मिनोलॉजी थी, लेकिन आप 1-2 वर्ड लेके पूरा पेपर पैनिक करके। समझ आ रहा है काफी लो? और अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे जिसमें मैं कोई आंसर बताता हूँ तो मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा होता कि बच्चे से गलती हो कहाँ पे रही है, जिस तरह अभी हमने सेशन में डिस्कस किया। जैसे ही आप मेरा लेक्चर देखें फ़ौरन से उसके बाद आप किताब को आइजा को रेफर कर लें, फ़ौरन से आइजा को रेफर कर लें, ये बेस्ट टेक्निक है। अगर वहाँ पे डिस्क्लोजर है और वो की डिस्क्लोजर है तो लिख सकते हैं बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट क्लासेस लेनी है, रेगुलर क्लासेस नहीं लेनी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो फिजिकल क्लास वाले लेक्चर देखने होते हैं, स्मार्ट क्लासेस के लेक्चर आपने देखने हैं। हर टॉपिक के ऊपर, हर टॉपिक के बाद आपके पास अगर आप देखें तो विंटर 17, समर 18, विंटर 18, समर 19, विंटर 19, विंटर 20, जून 21, विंटर 21, समर 22, विंटर 22, समर 23, विंटर 23, समर 24, ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल है। कुछ अच्छी क्विक रिवीजन की वीडियोस वगैरह भी अवेलेबल हैं, कुछ ऑनलाइन सेशंस थे वो भी अवेलेबल हैं। आईकैप के साथ मैंने कुछ सेशन रखा था वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। चीज़ें सारी अवेलेबल है यार, देखना स्टार्ट करें। लेकिन अब आपने क्या करना है, फ्रेश माइंडसेट से चीज़ें देखोगे बच्चों, डिसिप्लिन के साथ देखोगे, फ्रेश माइंडसेट के साथ चीज़ें देखो, अल्टीमेट पर्पस समझने की कोशिश करो, इंशाल्लाह पास हो गया और जल्दी पास करो। सही है, अपना बेहद ख्याल रखना, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी मेरे बच्चों। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को जितना मैक्सिमम गलती आइडेंटिफाई हो जाए हमारे पार्ट पे उसको हम लेके चलें। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ करिएगा बच्चों, और थैंक यू सो मच बच्चों ट्रस्ट के लिए, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह अगली बार पास हैं। अल्लाह हाफिज़ मेरे बच्चों।